हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन कॉटन और सिल्क की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और वो इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट कर रही थी। हमने ये भी देखा कि इंडियन मर्चेंट जो थे वो लैंड रूट के थ्रू और सी रूट के थ्रू दोनों तरीके से ट्रेड करते थे और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे इंडियन टेक्सटाइल्स का। 1750s तक ये जो नेटवर्क था इंडियन मर्चेंट्स का एक्सपोर्ट का, ये काफ़ी अच्छा चल रहा था। मगर 1750 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये जो नेटवर्क था ये डिक्लाइन हो गया। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो हुआ क्या कि 1750s में कई सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया आई, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन कंपनीज के बीच में एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, कई सारी चीज़ें हुई, जिसके बाद सबसे पावरफुल कंपनी कौन निकली तो हमें पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सारी कंपनी को डोमिनेट किया था। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे ऑफिसर्स ने हमारे जो लोकल जजेस थे या लोकल कोर्ट्स थे वहाँ से या उनसे कई सारे कंसेशंस ले लिए थे ट्रेड में, जिसकी वजह से इनको ट्रेड जो है वो काफ़ी सस्ती पड़ रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। एक और चीज़ इन्होंने क्या की थी कि जब ये ब्रिटेन से आए थे तो ये मोनोपोली राइट्स लेके आए थे क्वीन विक्टोरिया से, जिसका मतलब ये होता है कि ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी इंडिया नहीं आएगी ट्रेडिंग करने के लिए। सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटेन से इंडिया के साथ ट्रेड करेगी और सारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही थी। अब जब ये कंपनी ग्रो करने लगी तो ये अपने खुद के पोर्ट्स भी डेवलप करने लगी, जैसे बॉम्बे पोर्ट एंड कैलकाटा पोर्ट। जहाँ ये दूसरे पोर्ट्स डेवलप हो रहे थे वहीं हमारे जो ओल्ड पोर्ट्स थे यानी सूरत पोर्ट और हुगली पोर्ट वो डिक्लाइन हो रहे थे। अब अगर वो पोर्ट्स डिक्लाइन होंगे तो वहाँ पर काम करने वाले मर्चेंट्स और बैंकर्स को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से सूरत और हुगली पोर्ट पर काम करने वाले कई सारे मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे वो बैंकरप्ट हो गए। इन दो पोर्ट्स के डिक्लाइन होने की वजह से कितना लॉस हुआ हमें इस डेटा से मिलता है। 17वीं सेंचुरी में सूरत पोर्ट पे जहाँ जो एक्सपोर्ट था वो 16 मिलियन रुपीस का था, वो अब जाके डिक्लाइन हो गया और सिर्फ 3 मिलियन रुपीस में रह गया। तो सोच सकते हो कितना बड़ा लॉस हुआ था सूरत पोर्ट पे ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स। अब जहाँ सूरत और हुगली पोर्ट जो थे, जो ओल्ड पोर्ट्स थे वो डिक्लाइन हो रहे थे, वहीं न्यू पोर्ट्स यानी कैलकाटा और बॉम्बे पोर्ट डेवलप हो रहे थे। ये जो डेवलपमेंट हो रहा था न्यू पोर्ट्स का, ये इंडिकेटर था कि कैसे कॉलोनियल पावर या ब्रिटिश जो पावर है वो काफ़ी पावरफुल हो रही है और डेवलप हो रही है इंडियन इंडस्ट्रीज़ में। अब ये जो न्यू पोर्ट्स बने थे ये कंट्रोल करती थी यूरोपियन कंपनीज, यानी ऑफकोर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन नए पोर्ट्स को कंट्रोल करती थी। और इसके अलावा जितने भी एक्सपोर्ट किए जाते थे वो भी इनके शिप्स में ही किए जाते थे, जिसकी वजह से पहले के जितने भी बैंकर्स थे या मर्चेंट हाउस थे वो कोलैप्स हो गए थे और जो एक दो बचे भी थे उनको यूरोपियन कंपनीज के अंडर काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये तो बात हो गई कि भाई कॉलोनीज में मर्चेंट्स और बैंकर्स के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, मगर हमें पता है कि इंडस्ट्रीज़ के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो तो वर्कर्स हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा न्यू कंपनीज़ के आने की वजह से या न्यू इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से। थैंक यू।